जिस दौर में कोई भी उनको टेलीविज़न स्क्रीन पे जगह देने को राजी नहीं था, दोस्ती यारी में संबंधों की वजह से हमने कहा कि आप आओ, अपनी बात करो। भाई अपनी बात करनी है आपको, मतलब आपने अपने चैनल का प्लेटफॉर्म उनको अपनी बात रखने के लिए दिया, वो भी तब जबकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पूछने वाले लोगों की संख्या बहुत नगण्य थी, बहुत कम थी जी। फिर और आज की तारीख में जो बड़े पत्रकार लोग हैं वो भी उस वक्त उनको भाव नहीं देते थे। बिल्कुल ऐसे ही जब तय हो गया, उन लोगों ने तारीख तय कर ली, शाम में मैं बैठा हुआ था, तो कुमार के साथ बैठा हुआ था, कुमार विश्वास के साथ, तो बात हुई कि 2 अप्रैल को। मैंने कहा यार उस दिन वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल है, कौन देखेगा, हमारे आंदोलन में कौन आएगा, भाई मीडिया तो पहुंचेगी नहीं। तो उन लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। फिर अचानक अंदर अंदर बातचीत हुई, डेट चेंज हो गया, और डेट चेंज हो गया, 2 की जगह 5, 2 की जगह 5। अरविंद को लगा कि इससे बढ़िया व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन दोनों धूर्त, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, बिल्कुल भाई सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये दोनों की महत्वाकांक्षाएं ना क्लैश कर रही थी। अच्छा, जब ये दोनों मिले, स्वामी रामदेव को ये लग गया कि ये आदमी मेरा इस्तेमाल कर लेगा, और अरविंद को भी ये लग रहा था कि ये आदमी मेरे काबू में नहीं आएगा। अक्सर मेरे दफ्तर में, चूंकि 3 फ्लोर का दफ्तर था वो, तो हमारे कंपनी के दफ्तर में किसी न किसी फ्लोर पे उन लोगों की मीटिंग हो जाया करती थी। कुमार विश्वास और मनीष को अपने दफ्तर बुला करके हमने कहा कि भाई ये खराब लोग हैं आपके पास, आपकी कोर टीम में, आपके टिकटार्थी, आपके भावी उम्मीदवार, ये खराब लोग हैं, इनसे पार्टी। तब तक आप पार्टी से तो कभी संबद्ध रहे नहीं, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं, एक हितैषी के तौर पे मैंने कहा ये खराब लोग हैं, इनसे दूरी बना लो, लेकिन आप मुझे ये कहें कि इसका प्रूफ दो। ये किसने कहा? मनीष सिसोदिया ने आपसे? हाँ, कि प्रूफ दो। हाँ, मित्र हो इसका मतलब कुछ भी बोल दोगे, प्रूफ होना चाहिए। मैंने कहा देखो प्रूफ भारी पड़ जाएगा। अरे क्या भारी पड़ता है, प्रूफ दीजिए। आपने स्टिंग ऑपरेशन करके प्रूफ दे दिया, फिर तो आपके संबंध खराब हो गए। खराब हो गए, उसी दिन सबसे खराब हो गए, तो आज तक है या आज तक खराब है। तो जो अब करप्शन के साथी हैं वही बने रहेंगे ना। मैं नाम गिनता हूँ, बताइए आपके हिसाब से केजरीवाल के क्लोज साथियों में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसके बाद से आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज है, गोपाल राय है, इसमें से आपको लगता है कि आने वाले 2 साल में, और राघव चड्ढा है, इसमें से 2 लोग जो तो जाएंगे, इसमें से 2 इसमें से जाएंगे। नाम मत पूछिए, 2 लोग तो जाएंगे, 2 जाएंगे। कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक पार्टी आम आदमी पार्टी। अगर ये पार्टियां समझ गई होंगी, समझ जाएंगी, तो 2030 आते आते खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आज मेरा ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो गेस्ट आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं वो मेरे गुरु भाई हैं। पहला परिचय उनका मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं। वो मेरे सीनियर थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, जो कि हिंदुस्तानी नहीं कह सकता हूँ मैं दावे के साथ कि एशिया का सबसे बेहतरीन पत्रकारिता का संस्थान है। सीखना अगर है तो आप वहाँ जाइए। उनके साथ दूसरा राब्ता ये है कि हम दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, तो इसीलिए कमोबेश हमारे बातचीत, लहजे, जीने और सोच में एक जो खुशबू कह सकते हैं, जो अंदाज कह सकते हैं, कि वो भी लगभग बराबर सा है। फिर उसके बाद आती है कि धंधे और प्रोफेशन की बात। तो हमने शुरुआत तो एक जैसा ही किया, और आजकल मैं वैसा ही कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में करता था, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है अब कहाँ से कहाँ जा चुकी है। नाम है उनका अनुरंजन झा। आप में से अधिकतर लोगों ने उनको किसी न किसी रूप में जाना होगा, समझा होगा, देखा होगा, हो सकता है किताबें भी पढ़ी होंगी। लेकिन आजकल मेरे लिए, जब मैं ये पॉडकास्ट के लिए उन्हें मैं बुलाने वाला था, तो मेरे लिए बड़ी पशुपेश वाली स्थिति थी। मैं 1-2 लोगों को मैंने बताया कि अनुरंजन जी से मैं बात करने वाला हूँ, तो उन्होंने उनका एक नया परिचय मुझे दिया। उन्होंने कहा कि कौन, अनुरंजन झा, लंदन वाले? तो मैं चौंक गया कि अरे भाई, चंपारण से लंदन वाले कैसे हो गए अनुरंजन जी? तो सर कैसे हो गए चंपारण से आप लंदन वाले अनुरंजन जी? चंपारण की भूमि आपको ना कहीं पहुंचाती है। तो जॉर्ज ऑरवेल को जन्म लेने के लिए चंपारण आना पड़ा और मैं गांधी की उस कर्मभूमि से पहुंच गया इंग्लैंड के एक ऐसे शहर में जो चार्ल्स डार्विन का शहर। अच्छा। श्रूसबरी, जहाँ चार्ल्स डार्विन पैदा हुए। संयोग जो होता है ना मेहर, वो अद्भुत होता है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि चंपारण में पैदा होकर के और मैं चार्ल्स डार्विन के शहर में जा कर के अपनी कुछ रोजी रोटी करूंगा या कुछ काम करूंगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन बन गई।
और कुछ प्रोजेक्ट्स थे लिखने पढ़ने का, और साथ में बड़ा प्रोजेक्ट ये था कि बेटे को पढ़ाना था। बेटे ने वो शहर चुन लिया, तो प्रारब्ध होता है। तो वो कहता भी है कि आप लोग इंग्लैंड तो मेरी वजह से आए। तो हम लोग पहुंच गए। तो इंग्लैंड में ये बताइए कि आप यहाँ पे, मैं उस पर जाएंगे, अपन डिटेल में बात करेंगे। आपने पत्रकारिता में शुरुआत की और मैं कहूँगा कि आपने बहुत अर्ली एग्जिट ले लिया, क्योंकि बमुश्किल आपने 15 साल मेन स्ट्रीम में काम किया होगा। उसके बाद बेशक आपने कम्युनिकेशन के मतलब एरिया में काम किया, लेकिन वो थोड़ा सा डेली न्यूज़ से अलग था। तो लंदन में आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं भारत और ब्रिटेन इनके संबंधों पर एक किताब कर रहा हूँ, और बेसिकली ये ब्रिटेन भी नहीं, पूरे यूरोप की बात कर सकते हैं। जर्मनी का एक पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम लेना अभी औपचारिक तौर पे नहीं लूँगा। जर्मनी का एक पब्लिकेशन है, और उनकी तरफ से मैंने उनको एक सिनॉप्सिस भेजा था, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के और भारत की आज़ादी तक के बीच में यूरोप के कुछ ऐसे अनसंग हीरोज़, और उस बीच में कैसे भारत की आज़ादी की कहानी बुनी जा रही है। अच्छा, वो एक थोड़ा रिसर्च का विषय था। उन लोगों को भी पसंद आया और मुझे भी मज़ा आ रहा था। तो मैं, और वहाँ लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी हैं, पूरे यूरोप में अच्छी हैं, ब्रिटेन में तो बहुत ही अच्छी है। नेशनल आर्काइव उनका बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे कागजात मिले जो किताब में आएगा तो लोग देखेंगे, जानेंगे। और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की हमारे यहाँ भी है, मतलब हमारे नेशनल आर्काइव्स में भी मेरे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लोग थोड़ी मेहनत कम करते हैं, हम लोग तो पता नहीं चलता है। तो बेसिकली किताब का काम मेरा मतलब मोटे तौर पे अगर मैं ये कहूँ तो आप इतिहास खंगाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब आप इतिहास खंगाल रहे हैं, ये थोड़ा सा इतर सवाल हो जाएगा, लेकिन आपसे बात करते करते मेरे मन में आ गया। जब आप इतिहास खंगाल रहे होते हैं ना, तो आपके पास दो तरह की चीज़ें आती है। एक तो दस्तावेज है, फैक्ट्स, और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, चूँकि आप पत्रकार भी रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तमाम देश दुनिया आप जानते हैं। आपको लगता है कि कई बार जो फैक्ट आपके सामने होता है और जो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ कुछ कारस्तानी कर जाते हैं आप? आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, अनुरंजन झा नहीं है, कोई भी आदमी, कोई भी बिल्कुल ऐसा होता है। और जब आप अगर मौजूद चीज़ों को देखें या पूरे दौर को देखें, मौजूदा दौर को, तो इतिहास पर बार बार बात हो रही है। इसीलिए तो मैंने पूछा भी कि ऐसा लिख दिया गया, वैसा लिख दिया गया। ये फैक्ट है। क्योंकि ये कहते हैं, कोई कहता है कि वामपंथियों का इतिहास है, दक्षिण पंथियों, भाई इतिहास तो इतिहास है। इतिहास इतिहास है। और देखिए, अभी एक दौर चल रहा है ना सबाल्टर्न हिस्ट्री का, उसके लिखने के तरीके का। और जब हम अपनी भोगी हुई चीज़ देखते हैं, लिखते हैं, और हम कुछ रिसर्च करके कुछ पुरानी चीज़ों के आधार पर लिखते हैं, दोनों में एक फ़र्क होता है। आम तौर पर लिखने में मैं स्पष्ट कहूँगा कि लिखने में, भोगी हुई चीज़ को लिखने में या रिसर्च कर लिखने में ईमानदार बने रहना बहुत कठिन होता है। बायस आ जाएगा, बहुत आपको ज़ोर मारता है, वो आपके अपने थॉट प्रोसेस में वो ज़ोर मारता है। डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ईमानदार बने रहना चाहते हैं। मेरा ये कहना है, और मैं हमेशा कहता हूँ मेहर, कि बतौर लेखक या बतौर व्यक्ति, अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो लिखिए और उस बायसनेस को मत आने दीजिए। अच्छा, बाकी तो बाद में उसका आकलन होगा। आप कुछ भी लिख के जाएंगे, जैसे कई बार आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि अरे इसने बड़ा कचरा लिख दिया। अरे लिख तो दिया, 500 पेज लिखो तो। सही बात। 5 शब्द लिखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर ठीक से कहा जाए, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोगों को भी अगर ये कह दीजिए कि एक लेख लिख दो, तो 5 बार सोचते हैं। तो 5 बार सोचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी 2 वजह है। एक तो इसलिए सोचते हैं कि उनका लिखा हुआ दस्तावेज बन गया, कल को सवाल किए जाएंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए भी डरते हैं कि भाई हमने आज लिख दिया, अब कल को हमारे इस लिखे पे सवाल होंगे, तो हम आज जो लिख रहे हैं, आज हमारी भावना है, कल हमारी भावना बदल गई तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। और मैं फिर भी कहता हूँ कि लिखने में आप लिखिए ज़रूर। अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, ये फैसला तो समय पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और लिखे रहेंगे तभी तो आकलन होगा, अच्छा हो बुरा हो। बिल्कुल।
अभी जब आप मुझे बता रहे थे लिखने के बारे में, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अपना भोगा हुआ लिखना जो है वो अलग ही तरह की चीज़ होती है, उसमें बायस आने की संभावना होती है। तो आपने भी अपना भोगा हुआ बहुत कुछ लिखा है, कुछ फिक्शन भी लिखा है, और उसके सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। ये मेरे ख्याल से 4 किताबें हैं जो आपने लिखी है, अभी तक संख्या 4 ही है। जी, एक का जी, शायद हाँ, 4 इंग्लिश ही। तर्जुमा हाँ, तो हुआ है। 4 एक रामलीला मैदान है, इसके नीचे आपने टैगलाइन दिया है ए सीरीज ऑफ फॉल्स गॉड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार भी फिर आप मैदान ही पहुंच गए, गांधी मैदान। इसके नीचे भी है कि ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस। फिर आपके पास उसके बाद आप लिखते हैं झूम, यहाँ पर भी बॉटल और बैलेट, और उसके बाद एक हकीकत न करे। ये मेरे ख्याल से फिक्शन है, फिक्शन है। और इसे मैं कहता हूँ कि भोगा हुआ यथार्थ है, जिसमें हो सकता है कि कुछ बायस भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अब इसमें सबसे पहले आपने रामलीला मैदान लिखा। अब बहुत सारे दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि इस किताब के अंदर कितनी सारी बातें हैं जो कि अमूमन मालूम नहीं होगी लोगों को। मुझे भी नहीं मालूम थी, मैं पत्रकार हूँ पिछले 20 साल से, और जब ये रामलीला मैदान में अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो हमने बड़े करीब से देखा था। इसके शुरू से ही शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपकी किताबों में एक बहुत दिलचस्प है, पता नहीं आपने नोट किया है नहीं, 5 अप्रैल बहुत अहम तारीख है। अब आप पूछिए कैसे। 5 अप्रैल को अन्ना का आंदोलन 2011 में यहाँ पे शुरू हुआ दिल्ली में, और 5 अप्रैल को ही 5 साल बाद बिहार में शराबबंदी हुई। ठीक, तो 5 अप्रैल का एक कॉमन कनेक्शन निकला। लेकिन मैं लौटता हूँ रामलीला मैदान, वहाँ पर 5 अप्रैल को जो अन्ना का आंदोलन, जो कि देश दुनिया समाज सब ने देखा, वो एक्चुअली 5 को नहीं होने वाला था, वो तारीख कुछ और थी जी। और पूरा वो उस 5 को होने के पीछे खुराफात में कहीं ना कहीं आपका भी दिमाग था। जरा वो पूरी कहानी बताइए कि ये कितने तारीख को पहले प्री प्लान था, क्योंकि आप उस दौर में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास, संजय सिंह शायद तब तक उनकी एंट्री उतनी नहीं हुई थी। आप बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे, तो ये पहले तारीख बताइए, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। तारीख का ऐसा था मेहर कि ये 2 अप्रैल तय हुआ। ठीक है, 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का दिन। वर्ल्ड कप फाइनल का दिन। ठीक, पहले वो लोग 1 अप्रैल कह रहे थे, तो 1 अप्रैल में हुआ कि 1 अप्रैल को वो एक मूर्ख दिवस हो जाता है, तो उस दिन हम लोग अगर प्रचार भी करेंगे या किसी को बताएंगे भी कि ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो लोग उसको गलत तरीके से ना ले लें। तो 1 से बढ़ा करके 2 किया तो वो लगभग उनका तय हो चुका था कि 2 तारीख को ये लोग, मतलब आप अरविंद केजरीवाल, मनीष और कुमार विश्वास, हाँ, इन लोगों की बातचीत में कह रहा हूँ। मैं उस समय एक राष्ट्रीय चैनल का CEO था, संपादक था, तो मेरे स्टूडियोज़ में इन लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। दरअसल हमारे साथ जो टीम थी ना, वो पढ़ने लिखने वाले लोगों की टीम थी। ठीक है। हमने ये कोशिश हमेशा की अपने साथ काम करने वालों में कि जाति, धर्म, पंथ, निरपेक्ष से ऊपर उठकर, आरोप लगाने वाले लगाते होंगे, हमने कहीं से भी लोगों को दिया कि भाई मौका साथ में पढ़ने लिखने वाले लोग हों। तो हमारे एक इनपुट के एडिटर हुआ करते थे, यंग, अभी प्रोफेसर हैं वो गुड़गांव में, तो वो सज्जन राकेश उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि सर, अच्छा वो भी कवि हृदय व्यक्ति, तो कुमार से उनकी थोड़ी जान पहचान थी कविता की वजह से, तो ये आने जाने लगे ये लोग। और जब आप यंग होते हैं ना, तो आपको भी लगता है कि आप देश ये देखिए, मैं जो हो सकता है बहुत सारे लोग उस वक्त को भूल गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दिलाता हूँ। ये शायद वही टाइम है जब नीरा राडिया टेप प्रकरण बिल्कुल गर्म बिल्कुल ये वही वक्त है। ये वही वक्त है। ये वो वक्त है मेहर की जब टेलीविज़न स्क्रीन पर सांप, नाग, बिच्छू का दौर था। ठीक है, आप भी उसके कभी हिस्सा रहे हो? हाँ, मैं रहा हूँ, स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। मैं तो उस क्यों रहा हूँ ये भी मैंने कुछ हद तक किताब में जिक्र भी किया है, और वो है। और वो दौर था बेसिकली न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ को छोड़ करके बाकी सब कुछ चलाए जाते थे। टेलीविज़न स्क्रीन पे एंटरटेनमेंट के शोज़ एडिट करके चलाए जाते थे, उनके ही इंटरव्यूज़ चलते थे, और ये सब चीज़ें चल रही थी। और उसी दरमियान ये एक बम फूटता है, नीरा राडिया का टेप, जिसमें इस देश के तमाम बड़े पत्रकार जो अपने आप को उस वक्त सो कॉल्ड एलीट और सो कॉल्ड बड़े कहते थे, वो सब, अच्छा, हम लोगों के भी भ्रम टूट रहे थे। भाई हम भी मध्यम वर्गीय परिवार, छोटा सा शहर, छोटे से गांव से आकर दिल्ली में पढ़ाई करके जब आप आते हैं, पत्रकारिता में आते हैं, तो एक कुछ स्टालवर्ट्स के ना आपके
स्क्रीन पे बने हुए चेहरे बने हुए हैं कि ये बड़े लोग हैं, ये सब धीरे धीरे जब साथ आप काम करते हैं, आपके भी जीवन में हुआ होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े लोगों के ना भ्रम टूटे होंगे कि ये तो यार, ऐसा निकला। ऐसे निकले। तो वो दौर चल रहा था, नीरज आडिया का टेप का आया, और ये एक तरीके से पूरा मीडिया जो है, टेलीविज़न मीडिया खास तौर पर इस उथल पुथल के दौर में था, क्योंकि जहाँ भी जाइए लोग यही कहते थे कि क्या न्यूज़ देखना, सांपनाक बिच्छू, हर कोई चला रहा था, हर कोई वही चला रहा था। तो वो एक मीडिया भी एक तलाश रहा था कि हम खबरों की तरफ कैसे लौटें, ठीक। और ये एक नया आंदोलन एक स्वरूप ले रहा था। अंदर 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 कुछ चीज़ें खिचड़ी पक रही थी। हालांकि उनके पास कितना पैसा था और कैसे लोग थे, क्या सपोर्ट था, इससे मैं व्यक्तिगत तौर पे उस वक्त बिल्कुल अनभिज्ञ था अच्छा। कि भाई अंदर से क्या है, कौन है, कितने। हाँ ठीक है, व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो इसको रेमन मैग्सेसे से मिल चुका है, एक आप अरविंद केजरीवाल की बात हाँ, अरविंद की बात जी कर रहा हूँ। बिल्कुल। आरटीआई एक्टिविस्ट रहा है, तो एक व्यक्ति है जो कुछ आंदोलन करना चाहता है। कुमार विश्वास एक कवि हैं तो कविता के नाम पर एक बहुत अच्छी भीड़ जुटा सकते हैं। मनीष पत्रकार रहे हैं, और मनीष जी के ज़माने में से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो हमने कहा कि भाई चलो, जिस दौर में कोई भी उनको टेलीविज़न स्क्रीन पे जगह देने को राजी नहीं था, दोस्ती यारी में संबंधों की वजह से हमने कहा कि आप आओ, अपनी बात करो। भाई अपनी बात करनी है आपको, मतलब आपने अपने चैनल का प्लेटफॉर्म उनको अपनी बात रखने के रखने के लिए दिया। वो भी तब जबकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पूछने वाले लोगों की संख्या बहुत नगण्य थी, जी, बहुत कम थी जी। फिर और आज की तारीख में जो बड़े पत्रकार लोग हैं वो भी उस वक्त उनको भाव नहीं देते थे। बिल्कुल। तो हुआ यूं कि ऐसे ही जब तय हो गया, उन लोगों ने तारीख तय कर ली। शाम में मैं बैठा हुआ था, तो कुमार के साथ बैठा हुआ था, कुमार विश्वास के साथ। तो बात हुई कि 2 अप्रैल को। मैंने कहा यार उस दिन वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल है, कौन देखेगा, तुम्हारे आंदोलन में कौन आएगा, भाई मीडिया तो पहुंचेगी नहीं, क्रिकेट से बड़ा तो कुछ था नहीं। और वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम पहुंच रही है, तो फिर आपसे बात करने कौन आ रहा है? सही बात है, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। भाई 83 के बाद आ रहा है, 27 साल बाद चीज़ें हो रही हैं, तो कोई आएगा नहीं आपके पास। तो उन लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। फिर अचानक अंदर अंदर बातचीत हुई, डेट चेंज हो गया, और डेट चेंज हो गया, 2 की जगह 5। 2 की जगह 5। ये तो तारीख की कहानी। हाँ, कि आपने बुद्धि दी कि भाई क्रिकेट मैच है, क्योंकि आपकी सोच टेलीविजन की कि भाई क्रिकेट है, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट देख रहा होगा, और चैनलों में जो लोग देखते हैं वो समझ सकते हैं कि जब मैच होता है तो आप एक दिन पहले और एक दिन आगे, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल, तो समझ लीजिए दुनिया वही देख रही है। तो ये तो वह तारीख का बदलाव। आपकी किताब, आपने जो रामलीला मैदान लिखा है, उसमें बड़ा दिलचस्प वाकया है कि अन्ना हजारे मतलब पहली पसंद नहीं थे, पहली पसंद कोई और था, वो नहीं बना, तो फिर दूसरी पसंद के पास गए, और दूसरी पसंद ने तीसरी पसंद का नाम दिया जो फाइनल हुआ। मैं अपनी जवानी नहीं बताना चाहता, तो आप बताइए। देखिए, ये बहुत लोग जानते हैं, और किताब में हमने जिक्र किया, जो लोग भी इनको इस किताब को पढ़े होंगे उनको भी मालूम होगा। पहली पसंद तो अन्ना बिल्कुल नहीं थे। अन्ना और अरविंद की कोई पहचान भी नहीं थी। अन्ना को अरविंद जानते भी नहीं थे, और बतौर पत्रकार हम लोग भी अन्ना को उतना ही जानते थे कि एक एक्टिविस्ट हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकारों में से कुछ लोगों को इस्तीफा देने पे मजबूर किया है अपने अनशन से। एक गांधीवादी फौजी है, जो रिटायर फौजी है, गांधीवादी है, और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, जिनको आप समझ लीजिए कि कहीं भी इस तरीके की चीज़ें उन पे कोई आरोप नहीं है, दाग नहीं है। बहुत सादा जीवन, कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई लेगेसी भी नहीं है, एक व्यक्ति हैं, इतना हम लोग जानते थे। लेकिन इतना बड़ा एक ऑरा बन सकता है ये अंदाज़ा नहीं था। तो उसमें ये हुआ कि अरविंद ने एक व्यक्ति चुना, चूँकि उस वक्त पहली पसंद। देखिए, उस वक्त एक व्यक्ति ऐसा था इस देश में, और मैं आज भी कहता हूँ कि पिछले 50 साल में इस देश की राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो एक साथ इस देश के 50 करोड़ लोगों के नाखून रगड़वा देता था।
वो औरा किसी का नहीं हुआ। लोग कहते हैं एड़िया रगड़ने वाली बात। हाँ, बाबा जो है बाबा नाखून रगड़वा। हाँ। आप याद करिए वो दौर, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, लोग बैठ के नाखून रगड़ रहे हैं। बिल्कुल नाखून, जवान बनने के लिए ही हाँ, सही, बिल्कुल। लेकिन नाखून। तो वो एक ऐसा व्यक्ति था उस वक्त, स्वामी रामदेव, कि जो कुछ भी कर सकने का मादा। आपने, मैंने देखा कि आप अभी जो कहा, तो स्वामी रामदेव का आपने कहीं पर भी बाबा रामदेव कहीं शब्द यूज नहीं किया है। हर जगह स्वामी रामदेव, स्वामी रामदेव, स्वामी रामदेव ही बोला है आपने। हाँ, स्वामी रामदेव मैं बाबा इसलिए नहीं कहते। हाँ, मैं बाबा उनको कहता भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, बाबा कहता भी नहीं हूँ। और मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊँ कि टेलीविज़न स्क्रीन पर मैंने जब तक काम किया और जब तक उनकी खबरें चली, मैंने न्यूज़ रूम में ये सख्त आदेश दे रखा था कि स्वामी ही लिखा जाएगा। अच्छा। वो खुद को स्वामी रामदेव लिखते हैं, और स्वामी होना अलग है, बाबा होना अलग है। तो बाबा मतलब आप समझिए कि अलग ही, हम लोगों के यहाँ दो तरह के बाबा होते हैं। बिहार में बाबा हो गया कि कोई मठाधीश हो गया, बाबा हो गया, और बाबा हो गया जो प्रवचन करता है। ये प्रवचन वाले लोग तो हैं नहीं, योग गुरु हैं। तो मैंने कहा कि स्वामी, स्वामी, हाँ, बस ये डेलिबरेट था, ये डेलिबरेट था, ये डेलिबरेट था। और ये मैं स्वामी रामदेव ही हमेशा इनको किताब में भी लिखा और मैं कहता भी हूँ। तो स्वामी रामदेव एक ऐसे शख्स थे जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे। बिल्कुल। अरविंद को लगा कि इससे बढ़िया व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन दोनों धूर्त, अपनी 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 महत्वाकांक्षाएं। बिल्कुल भाई, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये दोनों की महत्वाकांक्षाएं ना क्लैश कर रही थी। अच्छा। जब ये दोनों मिले तो स्वामी रामदेव को ये लग गया कि ये आदमी मेरा इस्तेमाल कर लेगा, और अरविंद को भी ये लग रहा था कि ये आदमी मेरे काबू में नहीं आएगा। अच्छा। भाई, अरविंद के मन में तो जो चीज़ें चल रही होंगी वो तो शुरू से चल रही होंगी ना मेहर, कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि हम और आप भी, हमारे मन में, हम आपसे मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, मेरे मन में क्या भाव है तो मुझे ही मालूम है या मेरे ईश्वर को मालूम है। बिल्कुल। तो वो अरविंद के मन में चल रहा होगा। लेकिन ये दोनों को हमको लगा कि ये लग रहा था कि ये जेल नहीं करेगा। तो 2-3 मीटिंग्स इन लोगों की हुई थी, लेकिन वो बात जमी नहीं। फिर किसी ने सुझाया कि आप रविशंकर के पास जाइए, श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर के पास। ठीक है। और श्री श्री रविशंकर के पास जाने में एक और व्यक्ति थे जो अब आज की तारीख में अरविंद जी के साथ नहीं हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, और PIL मैन ऑफ इंडिया हैं, अश्विनी जी की बात। अश्विनी उपाध्याय। तो उस समय इनके लीगल एक्सपर्ट हुआ करते थे वो। अच्छा। तो जब ये टीम श्री श्री रविशंकर से मिलने गई थी तो अश्विनी भी गए थे। अच्छा। तो ये लोग अश्विनी के पास, वहाँ रविशंकर जी के पास गए। लेकिन रविशंकर जी थोड़े दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं। अगर हम लोग पिछले 25 साल का भी देखें रविशंकर जी का, बिल्कुल, तो वो, उनको उनकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन एक अलग किस्म की ख्वाहिशें हैं। तो वो उस दुनिया में, उनको ना देश बदलना था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, उनके अपने अलग विचार है। ठीक है। जो भी प्रचार उनको करना है, देश की संस्कृति का हो या योग का हो, वो ध्यान का हो, अपने तरीके से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए मुफीद व्यक्ति नहीं हूँ। आप जिस तरीके का काम करने जा रहे हैं उसके लिए एक व्यक्ति ऐसा है जो अनशन कर सकता है। अच्छा। अच्छा, उन्होंने आइडिया दिया। अनशन कर सकता है, और अनशन तब तक कर सकता है जब तक आप चाहेंगे। अच्छा, तब तक कर सकते हैं जब तक आप चाहेंगे। इट मीन्स कि उनको अनशन की आदत थी, अन्ना को। तो अन्ना हजारे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, भाई 10 दिन भूखे रह जाना सही बात है, आसान नहीं है ना। ना। तो कोई ये, अगर गांधी ने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में हर उम्र में अनशन किए, तो वो एक प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस के साथ, एक दिन के उपवास में इंसान की हालत जो है, हालत खराब हो जाती है, सूख जाता है इंसान। एक दिन के उपवास में। तो उपवास एक प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो वो जब उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए मुफीद है कि आप अनशन कर सकते हैं, तो इनको लगा कि चलो ठीक है भाई, तो अच्छी बात है। और अन्ना के बारे में मैंने इस किताब में लिखा है कि मतलब सीधा होना और मूर्ख होना, इसमें बहुत एक थिन लाइन है। तो आप कहना क्या चाह रहे? नहीं, मैं कहना नहीं चाहता कि तो अब अन्ना, कुछ चीज़ें ऐसी उन पे हावी हो गई कि वो, देखिए, तैयार हो जाना बहुत अच्छी बात थी। आप चीज़ों को समझ रहे हैं तब तक अच्छी बात है, लेकिन समझने के बाद भी साथ दे रहे हैं तब ये बुरी बात है। उनको थोड़ी देर तक चीज़ें समझ में आई।
तो अन्ना बने उनका चेहरा। आपने एक बड़ा गजब इसमें लिखा है, अपने अन्ना की बात की ना, एक जगह आप लिखते हैं किशन बाबूराव हजारे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि हजारे के साथ भैया हजारे भी हो सकता था, दादा हजारे भी हो सकता था, और अन्ना हजारे भी है। अगर ये नाम दादा हजारे होता और ये भैया हजारे होता तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं होता जो कि अन्ना हजारे शब्द में था। भाई अन्ना का मतलब ये होता है ना, दादा भैया। शब्द का तो शाब्दिक अर्थ वही है। भाई वहाँ पे अन्ना बड़े भाई को ही कहते हैं, तो क्यों नहीं भैया हजारे हो सकता था। और देखिए जैसे कहा गया है ना कि नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ बहुत कुछ रखा है। अच्छा, डिपेंड करता है कि किस जगह पर किस व्यक्ति का किस नाम से क्या इस्तेमाल हो रहा है। नाम का फर्क पड़ता है, बहुत जगह नहीं भी पड़ता होगा, लेकिन इम्पैक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर इस देश में इतने न्यूज़ के चैनल्स हैं, कोई चिरकुट टीवी नाम रख के नहीं चला सकता ना। चिरकुट टीवी, हाँ, फिर न्यूज़ परोसने के लिए तो नाम का तो फर्क पड़ेगा ना। तो नाम का असर होता है। क्यों लोग नाम के लिए मारामारी करते हैं? सही बात है। तो वो उनके साथ भी है। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए ना मेरे कि अगर किशन बाबूराव हजारे आंदोलन के अपील नहीं आता ना, अपील नहीं आता है। अन्ना में अपील है। अन्ना में अपील एक शब्द ऐसा है ना, जो हम जो जिस तरीके के लोग हैं ना, हमारी मतलब हिंदुस्तान की बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जिस तरीके की परवरिश होती है ना, कुछ चीज़ें बहुत हमको अट्रैक्ट करती हैं। भाई इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलर नहीं हुए, इस देश में महात्मा गांधी पॉपुलर हुए, गांधी, बापू। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? पंडित जी पॉपुलर हुए, पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो नाम तो कुछ निकनेम ऐसे आते हैं कि जो छाप छोड़ते हैं। बहुतों के नहीं आते। इंदिरा गांधी रह गई, उनको हिंदू नाम का असर कई बार होता है। बिल्कुल तो वो एक इम्पैक्ट अन्ना हजारे के नाम में आता है। जब अन्ना हजारे कहते हैं तो छोटा नाम है, इम्पैक्टफुल है, टेलीविज़न के लिए भी अच्छा है, अखबारों के लिए भी अच्छा है, आंदोलन के लिए भी अच्छा है। तो एक हो गया कि किस तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ से भूमिका या कह सकता हूँ कि नींव रखी गई, जो बाद में पार्टी राजनीति सब कुछ हुआ। नंबर 2 हो गया कि चलो ये हो गया तो मुखड़ा जो है, मुखड़े की भी तलाश हो गई। और उसके बाद तीसरा स्टेप था, वो है पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको आज के डेट में आम आदमी पार्टी नाम मिला। ये नाम भी शायद आम आदमी पार्टी नहीं होने वाला था, नाम कुछ और था। वो भी कहानी बताइए कि ओरिजिनल नाम क्या था, होने वाला था, जो होते होते रुक गया। और ये जो आम आदमी शब्द है पार्टी में, इसके पीछे की भी कुछ दिलचस्प कहानी है, जो शायद फ्लाइट के दौरान का कुछ है वाकया है। हाँ, देखिए क्या है कि आंदोलन आपको याद होगा, आंदोलन हुआ, पहले जंतर मंतर पे हुआ, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुए, फिर लोग जेल गए, फिर मतलब आप समझिए इस आदमी ने ऐसा सिविल सोसाइटी का इम्पैक्ट डाला। और देखिए क्यों हुआ ऐसा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी देश में। देश करप्शन के ऐसे दौर से गुजर रहा था कि हर नेता मंत्री व्यक्तियों को चोर नजर आते थे। बिल्कुल, 2G 3G 4G घोटाले ही घोटाले आ रहे थे, घोटाले आ रहे थे सामने, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आ रहे थे ये घोटाले, जो एक व्यक्ति जिसने देश की, आज मैं कहता हूँ कि ये देश जिस हालात में आज है, अगर समृद्ध तो दिख रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मनमोहन सिंह का है। उस व्यक्ति की लीडरशिप में आखिर ऐसा क्या था कि करप्शन को नाचे मार रहा था भाई, और वो चुप थे। ये पूरा देश वो हो रहा था। पहला दौर बीत चुका था उनका, दूसरा दौर आ गया था। दूसरे दौर में कहानी बिगड़ने लगी थी, नेता मंत्री जेल जाने लगे थे। हालांकि ये भी पहली बार हुआ था कि कोई सरकार अपने ही सरकार के मंत्रियों को जेल भेज रही थी। बिल्कुल ठीक है कि अदालत की कार्रवाई से ही लोग जेल जा रहे थे, लेकिन उनके ही काल में जा रहे थे ना, ये बड़ी बात थी। नहीं तो सरकारें अगर उनकी बात करें तो बचा ही लेती। खैर, अब उस परिस्थिति में ये पूरी कहानी, आंदोलन पीक पे गया
और आंदोलन, देखिए कोई भी चीज़ जब पीक पे जाती है ना मीर, उसके बाद उसका ढलान तय है। हाँ तय है, बिल्कुल। ठीक है। और तब तक मैं थोड़ा ज़्यादा इनकी बैठकों में बैठने लगा था। हमारी बैठक लगभग रोज़ होने लगी थी, या तो टीवी चैनल के दफ्तर में, या फिर कुमार विश्वास के घर पे, या कभी मेरे घर पे, या कभी मनीष के घर पे। आमतौर पे ये बैठकें शुरू हो गई थी, जिसमें रेगुलर एक तरीके से आप कहें कि हफ्ते में 4-5 दिन तो हम लोग मिल ही लेते थे। ठीक है। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, तो इसमें अब कहानी ये बन रही थी कि मैं बार बार कहता था इन लोगों को, मनीष को और कुमार विश्वास को, कि भाई पीक पे टिके रहना बहादुरी इसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज है। पीक पे आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको पीक मिलता है जीवन में, आप अच्छा काम करेंगे कुछ भी इस तरीके से, तो आपको एक हाइप मिलेगा। लेकिन वहाँ सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, कि आप कितने लंबे समय तक उस पीक पे सस्टेन कर पाते हैं, और उसके बाद ढलान होना ही है। तो कुमार ने एक बहुत दिलचस्प बात कही एक दिन कि पंडित जी ढलान तो होगा, अब ढलान में जहाँ रोक लें हम लोग। अच्छा। ढलान तो होगा, चूंकि वो पीक पे पहुंच चुके थे, तो पीक के बाद ये ढलान का दौर था, और ये दौर ऐसा आ चुका था कि लग रहा था कि ख़त्म, इनके आंदोलन हो गए, ये सब कहानी इनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर, जेल की बुनियाद रच दी गई। तिहाड़ जेल चले गए। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी गलती थी, सरकार समझ नहीं पाई उसमें। आप देखिए ना, इस देश की सबसे मजबूत सरकारों में से एक मानी जाने वाली मनमोहन सिंह की सरकार, और वो सरकार के जो एक बहुत ताकतवर नेता प्रणब मुखर्जी, आप समझिए कि एक आंदोलन के व्यक्ति को, भाई स्वामी रामदेव को पकड़ने के लिए कि वो धरना नहीं करें, आंदोलन नहीं करें, एयरपोर्ट पहुंच गए थे ना भाई। बिल्कुल। तो वो परिस्थितियों में, तो फिर जब एक व्यक्ति को बचाने के लिए आप, या उनसे डर के आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और दूसरी जो पूरी टीम फौज खड़ी है, उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको आप सीधा ठेल दे रहे हैं कि भाई तुम तिहाड़ में जाओ। तिहाड़ में जाना अन्ना का, पीछे पीछे अरविंद का, ये एक बड़ी घटना के तौर पर हुआ, क्योंकि अन्ना जा रहे थे जेल, प्रदर्शन शुरू हो गए, और ये प्रशांत भूषण के घर की बात है, उन्हीं के घर में मीटिंग चल रही थी, वहीं से नीचे उतर रहे थे लोग, वहीं से पकड़ पकड़ के सबको अंदर भेजा जाना शुरू किया गया, और उस जगह पर पहुंच चुके थे कुमार। आप सोचिए वो दौर, मैं आपको बताऊं कि कुमार पहुंच चुके हैं, भीड़ वहाँ खड़ी है, पुलिस खड़ी है, लिफ्ट से मनीष निकल रहे हैं, और कुमार को इशारा कर रहे हैं, धीरे से कान में बोल रहे हैं कि तुम दूसरी तरफ चले जाओ। अच्छा। हाँ, तुम दूसरी तरफ चले जाओ। और उस वक्त कुमार को पब्लिकली बहुत लोग नहीं पहचानते थे, लोग जानते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं, तुम दूसरी तरफ चले जाओ, क्योंकि सबको ये अरेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन तुम यहाँ से अलग निकल लो, कोई बाहर होना चाहिए जो आंदोलन को संभाल सके। और वही हुआ, ये सब लोग जेल चले गए बाहर। तो अपन नाम की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये पूरी कहानी जब चल रही थी, तो अब ये एक ढलान पे आ गए। अब ढलान के बाद जब इन्होंने तय कर लिया कि अब हमको राजनीति करनी है, आंदोलन हो गया राजनीति की अब आंदोलन से अब ये राजनीति की तरफ आ गए। वो एक बड़ा ज्वाइंट था इनके पूरे प्रोसेस में। भाई आप करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं, आप रोज सुबह शाम दोपहर हर टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमको पार्टी नहीं बनानी, हमको राजनीति नहीं करनी, हम तो देश बदलने आए। ठीक, अचानक एक दिन आपको इल्हाम होता है और सुबह सुबह उठते हैं और कहते हैं कि हम तो पार्टी बनाएंगे, हम बदल रहे हैं। हाँ, वही हुआ ना। हाँ हाँ, कल तक आप जो चीज़ कह रहे थे, अचानक से आपने कहा कि नहीं ऐसा हम पार्टी बनाएंगे, पार्टी के बिना कुछ होगा नहीं। और फिर आप अपनी टीम को कन्विंस कर रहे हैं, जो लोग कन्विंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं उसको आप साइडलाइन कर रहे हैं। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपने कहा, आपकी बात से जिसने इत्तेफाक नहीं रखा उसको आप दरकिनार करना शुरू कर रहे हैं, उसको मीटिंग में बुलाना बंद कर रहे हैं, उससे बातचीत करना कम कर दे रहे हैं। अब आपने तय कर लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ सीरीज ऑफ फॉल्स गॉड्स,
क्योंकि ये तब तक एक दिन में ये नहीं हो सकता मिहिर। कोई व्यक्ति एक दिन में यह फैसला नहीं ले सकता कि मैं इस आंदोलन से अब पार्टी की तरफ जाऊंगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में पहले से रूपरेखा तय थी, रूपरेखा तय थी, सिर्फ उसको लोगों से जाहिर नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप जब मौका आया सही मौके पे वो हिट कर देना था। अच्छा, आगे पीछे हो सकता था मौका, लेकिन वो मौका मिला उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने कहा कि हम पार्टी बनाएंगे। ठीक। अब पार्टी बनाएंगे, अन्ना बिफर गए। भाई पार्टी बनाएंगे की बात पर ही अन्ना नाराज हो गए। अच्छा, उनके साथ जो महाराष्ट्र को ये लगा होगा कि मुझे यूज कर लिया, अब अन्ना को लगने लगा। अच्छा, अन्ना को थोड़ा बहुत एहसास आंदोलन के उस वक्त में भी, जब वो अनशन पे थे तब भी होने लगा था। हफ्ते 8 दिन 9 दिन बीतने के बाद 13 दिन का आंदोलन था, अनशन था, लेकिन वो 9-10 दिन तक आते आते ना, उनकी टीम ने जो महाराष्ट्र जो उनके जो लोग आए थे, उनके सदस्य, वो जो उनके कान में फीड करने लगे थे, जो रोज सुनते थे सुबह से शाम तक, स्टेज के पीछे जो चीज़ें चल रही थी, मीडिया का रोल, पॉलिटिशियंस किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, सामने संघ के कार्यकर्ता जो भोजन कराने में लोगों को जुटे हुए हैं, ये पूरी कहानी, तो इनको लग रहा था कि शायद मैं कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हूँ। तो अब ये फूंक फूंक के कदम रखना चाहते थे, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। दौर वो ऐसा था मिहिर कि अगर अन्ना अड़ जाते कि मुझे पार्टी नहीं बनाने देनी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अगर वो उसी वक्त अड़ जाते कि हमको पार्टी नहीं बनाने देनी है, बनाओगे तो मैं अलग हो जाऊंगा, तो शायद पार्टी का ये स्वरूप भी नहीं होता। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग जो गांधीवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा से आते हैं, जो लोग उनके साथ आंदोलन में जुड़े, वो नहीं जुड़ते। अन्ना ने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, चाहे वो जिस वजह से किया। ठीक है। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, तब तक पार्टी बनाना, और अब पार्टी बनाना आसान तो है नहीं। चुनाव आयोग जाएंगे आप, पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या है कि वोटर कार्ड्स लगते हैं, मतलब कुछ मतलब सीमित ही है, लेकिन कुछ 100 या 1000 लोगों के बकायदा वोटर कार्ड की डिटेल्स जाती है। अच्छा, कि ये लोग, एक तो पहले टीम की जाती है, टीम के बाद वोटर्स की जाती है कि इतने वोटर्स आपको एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उनकी लिस्ट जा करके तब वो फिर मतलब प्रोसेस है और वो टाइम लगता है। चुनाव आयोग में कुछ मेरे अधिकारी मेरे मित्र थे, तो उनको हमने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कि 6 महीने कम से कम पार्टी बनाने में। भाई आप प्रोसेस करेंगे, शुरू करेंगे, और सरकार आपके खिलाफ है, अब बनाना शुरू करेंगे तो आपको हर जगह अड़चन तो आएगी ही ना। तो हुआ कि भाई कोई पार्टी ले लेते हैं। अच्छा, पार्टी ही ले लेते हैं। हाँ, कोई पार्टी ले लेते हैं, कुछ देखते हैं हमारी विचारधारा से पार्टी कोई जेल करती है कि नहीं करती है कि नहीं, क्योंकि तब तक तो नाम तय नहीं था। बिल्कुल, सिर्फ सोचा कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और ये बातचीत शुरू हो गई थी। फिर उसी बीच में एक कार्यक्रम में पटना हम और मनीष गए। पटना में एक क्या था कि बिहार के सारे मुखिया लोगों का अच्छा एक कार्यक्रम था। ठीक। तो मनीष ने कहा कि उस कार्यक्रम में मुझे मनोरंजन जाने का मन है, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं पता करता हूँ कि कौन कर रहे हैं कार्यक्रम। तो पता चला तो एक प्रोफेसर साहब थे जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अच्छा, उनसे हमने संपर्क किया, और संपर्क करके मैंने कहा चलो। तो लगे यार तुम्हारा स्टेट है, तुम भी चलो। अच्छा, हम भी चल लेते हैं, चलो। मैं अपनी गाड़ी में लेकर के पहले उनको एयरपोर्ट गया, फिर हम लोग गए पटना गए। रास्ते में हमने कुछ बातें, अच्छा हमें कुछ चीज़ें ना, चूँकि मैं टेलीविज़न का आदमी, तो वो टेलीविज़न पे क्या अच्छा लगेगा, और मैं उस तरीके से चीज़ें, मैं मजाक में भी बहुत सारी बातें कहता था मैं हमेशा, कि भाई बहुत सीरियस नोट पे नहीं मेरे। जैसे मैंने उस रास्ते में मैंने कहा कि यार सरकार बन जाए ना, तो क्या करना कि इंडिया गेट पे सारी गाड़ियों के लाल बत्ती उतार के ना बुलडोजर चला देना। ऐसा सुनिए, बुलडोजर आज के डेट में बुलडोजर हिट है, और आप आज से 14-15 साल पहले मैंने कहा कि सारी गाड़ियों की लाल बत्ती राजपथ पे उतार कर रखो और उस पर बुलडोजर चलाओ।
क्योंकि लाल लाल बत्ती शाही से ना हाँ, हम सब लोगों को एक चिढ़ तो अंदर से रहती है कि भाई मतलब वीआईपी कल्चर में जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो ठीक है। इस देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, जिसके समय की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जस्टिफाइड है मेयर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता है हूँ। ना। लेकिन बिना मतलब के किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का, किसी नेता का बेटा या पत्नी जब इस लाल पिताशाही का इस्तेमाल सायरन होटल बजाते सायरन हैं। होटल बजा के चलते हैं तो बड़ी कोफ्त होती है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही मजाक में, तो ये सब कुछ बातें उसके दिमाग में चल हो गई। अच्छा, मैं रास्ते में बता रहा हूँ, ये जनाब पटना पहुँच के यही बात मंच से कह दिया, मंच हूट कर दिया इनको। अच्छा, फिर वहाँ एक बिहार का एक बहुत उस समय नंबर 1 चैनल था, प्रकाश झा जी का चैनल था, मौर्य टीवी। तो सब मित्र लोग थे, तो हम लोग शाम में, तो वहाँ जो संपादक थे उन्होंने कहा कि मनीष आए हैं, तुम तो एक इंटरव्यू कर लीजिए, पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू कर लीजिए। तो वो प्लान हो गया, वहाँ पहुँच गए। तो फिर रास्ते में मुझे मनीष ने कहा कि यार तुमने मुझे आइडिया दिया, मैं तो यहाँ हुट हो गया। मैंने कहा कि देखो, जो जितना मुखिया आया था सबको विधायक बनना है, हाँ, उस वही लाल सबको बत्ती लाल की बत्ती चाहत की चाहत है, और आप आके यहाँ कह रहे हो कि लाल बत्ती को क्रश कर देंगे, तो वो थोड़ी मानने आ रहा है, वो आया ही इसीलिए है। खैर, ये सब बातें थी। तो मेरे एक मित्र जो दिल्ली में बहुत अच्छे धनाढ्य व्यक्ति, परिवार उनका बहुत संपन्न, हमारी उनकी जान पहचान हुई थी सिनेमा की वजह से। अच्छा, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, और वो फिल्म हालांकि चली नहीं बहुत, लेकिन उस फिल्म के दौरान हमारी उनकी मुलाकात हुई, और बड़े स्टार्स को लेकर के बनाई थी फिल्म। उस दौरान मुलाकात हुई उनसे, तो उनके एक भाई को राजनीति में प्रवेश का मन था। तो आप सोचिए कि वो कैसे लोग थे, पैसे वाले लोग, पार्टी बना के रखी हुई थी। पार्टी बना के रखी हुई थी। अच्छा, हाँ, पार्टी बना के प्रॉपर तरीके से, और चुनाव लड़े भी। मतलब हमको लगता है कि उनकी पार्टी ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा, अच्छा, और एक और कोई चुनाव, 2 चुनाव उन्होंने लड़े अपनी पार्टी के बैनर पे। तो पार्टी बना के रखी हुई थी। तो मैंने कहा उनको कि, मैंने पहले मनीष को कहा, तो मनीष ने कहा एक मीटिंग करते हैं, पहले उनका विचार जानते हैं। हम बोले देखो विचार क्या है भाई, ये पार्टी है, पार्टी का नाम मेरे ख्याल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ ऐसे ही था। हाँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो लाजपत नगर में बहुत बड़ा ऑफिस सब उनका सेट था मामला। तो हम बोले कि उनसे मुलाकात करो और मिलो। तो बोले कि हाँ, पार्टी का नाम तो अच्छा लग रहा है। तो उनके पिता पुत्र मिले, हम मनीष के घर लेके आए उनको, बाकायदा मुलाकात, 2-3 राउंड की मुलाकात हुई, और वो लोग भी तैयार थे। लेकिन कोई पार्टी अपनी देगा तो अपनी जगह चाहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये तैयार थे कि भाई हम पार्टी हमारी आप ले लो, सब बदलाव कर लो, और हमें बताओ कि हमारा क्या रोल होगा, हम भी साथ में रहेंगे। देखिए, देश बदलने की इच्छा किसको नहीं होगी, और जब आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा वो पैसे वाले लोग, देश बदलने से भी ज्यादा की सत्ता की इच्छा किसकी नहीं होगी। तो भाई अच्छा, उस समय क्या था कि वो पैसे वाले लोग भी थे। तो मेरा भी था कि अच्छा, मुझे नहीं पता था ना उस वक्त कि इनके पीछे कितने पैसे वाले लोग कहाँ कहाँ से जुटे हैं। वो तो बाद में जब हमने इतिहास खंगाला, धीरे धीरे जब इनके पीछे उसकी तरफ भी आ रहे हैं। हाँ, तब मैं मुझे पता चला। तो मैंने कहा कि भाई एक आंदोलन चल रहा था, एक पार्टी बन जाएगी तो चलो। हालांकि पार्टी के विरोध में मैं भी था शुरू में। मैंने कहा कि यार आप लोग तो आंदोलन वाले लोग हो, आंदोलन और राजनीति मतलब सत्ता दोनों साथ नहीं चल सकती। जबकि मुझे कुमार विश्वास ने एक बार कहा था घर पे, अपने ही घर पे बैठे थे, बोला कि पंडित जी आप हैं पत्रकार, मैं हूँ कवि, ये सब हैं फुल टाइमर, हम लोग हैं पार्ट टाइमर, और हम ही लोगों की ताकत पे ये सब चढ़ रहा है। तो ये तो फुल टाइमर जो है भाई, उस समय तो भीड़ कुमार विश्वास ही इकट्ठा करते थे। भाई अरविंद को कौन पहचानता था? अरविंद के नाम पर तो 5 लोग नहीं आते थे मेरे। और मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के पीछे अगर कुमार विश्वास खड़े नहीं होते तो भीड़ नहीं आती। आप अन्ना के आंदोलन में भीड़ आ गई, चुकी है, आपने पैसे की ताकत दिखाई और एक करप्शन का मूवमेंट था, लोग स्वतः स्फूर्त उसमें पहुंच गए, स्वतः स्फूर्त गए थे, वहां स्वतः स्फूर्त पहुंच गए। भाई मैं अपने
पहली क्लास में पढ़ने वाले बेटे को लेकर के मैं चला गया आंदोलन के मंच पर। इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा था, इसलिए कि भाई हमने तो जेपी के आंदोलन नहीं देखे। बिल्कुल। बच्चा है, शायद इसकी मेमोरी में कुछ रहेगा कि हमने देखा था, हमने एक आंदोलन में भाग लिया था जिससे देश बदला। हमारी सोच तो वो थी। तो उस परिस्थिति में तो ये और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से फिर इनकी बात जमी नहीं, क्योंकि हमको भी लगा बाद में और इनको भी लगा कि उनकी बातों में थोड़ा हिंदुत्व हावी था। अच्छा। उनकी बातों में, हालांकि वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे, किसी क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो सनातनी लोग थे, हैं, मतलब अभी भी सनातनी लोग हैं। तो उनका कहना था कि देश में सब कुछ बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सनातन को भी हम संभाल के रखना है, जो कि वो अपने जगह बहुत मजबूत तरीके से थे। उसी पे इनकी बात नहीं जम रही थी। हालांकि एक बार मैंने ये भी कहा उनको कि भाई आप दे दीजिए पार्टी इनको, आप दूसरी पार्टी बना लीजिए, इनका काम चल जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो फिर वो आते जाते, तब तक ये दिमाग में होने लगा था भाई ऑल्टरनेट तो सब सोच ही रहे थे। अरविंद के पास बात चली गई थी कि भाई ये पार्टी है और इस तरीके की सब चल रही है, और हर बात पे आम आदमी तो आता ही था ना, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, अरे हमें आम आदमी के लिए करना है, हमारा टारगेट आम आदमी है, इस देश के आम आदमी को बदलना है, इस देश के आम आदमी को मजबूत करना है। ये बात तो सुबह से शाम तक 5 बार होती होगी, बड़ी गंभीरता से, और हर कोई करता होगा। तो अचानक से एक दिन हो गया कि अरे अब आम आदमी पार्टी ही कर रख लेते, भाई ट्राई मारो। अच्छा। तो इन लोगों ने डाला और पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको फिर अनुमति दे दी, स्वीकार कर लिया। नाम कंफर्म कराना होता है, तो ये नाम आ गया। तो अभी तक जो आपने बात बताई, उस बात में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आम आदमी पार्टी जो पहले आंदोलन के तौर पे था, फिर बाद में पार्टी की शक्ल में, आप उसमें बड़े क्लोजली शुरुआत से आप शामिल थे। आप बेशक पार्टी में रहें या उस आंदोलन के हिस्सा एक्टिव तौर पे रहे हों या नहीं रहे हो, बात की बात है, लेकिन आप शामिल तो थी। जब आप चैनल के तौर पे रह के कर रहे थे, इतना फीडबैक दे रहे थे, तो आपसे कभी कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने कभी आपसे कहा कि नौकरी चाकरी छोड़ दो, आ जाओ इधर ही हमारी टीम में हमारे साथ काम करो, फिर आपने नौकरी छोड़ दी और फुल फ्लेज आंदोलनकारी बन के आपने काम किया हो? देखिए, ऐसा अरविंद ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा अरविंद ने। कभी देखिए, अरविंद के साथ एक पॉजिटिव बात ये थी कि उसको किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उसको मालूम था। ठीक। शुरू से उस व्यक्ति को। ठीक है। तो शायद मैं पार्टी में जाकर या पार्टी के गतिविधियों में रोज़ाना के लिए शामिल होकर उतना मददगार नहीं होता जितना मैं चैनल के संपादक के तौर पे मददगार था। और ये वो दौर था ना कि जब बाकी चैनलों के लोग उनको तवज्जो नहीं देते थे। तो छोटे छोटे चैनल, चूँकि जिस चैनल का मैं संपादक था वो राष्ट्रीय चैनल था, लेकिन बहुत बड़ा चैनल तो था नहीं, मतलब ए लीग का चैनल नहीं था। तो वहाँ पर इनको जगह मिल रही थी, एक स्कोप दिख रहा था कि बार बार आना, स्क्रीन पे बैठना, अपनी बात करना, हर मुद्दे पर आकर बात करना। और मुझे भी ये लग रहा था कि चूँकि मेरे लिए भी एक बड़ा मौका था मेहर, कि जब दौर सांप नाग बिच्छू का चल रहा हो और एक चैनल जिसके पास पैसे की कमी नहीं हो, उस चैनल में इस देश के बहुत बड़े पत्रकार हमसे ठीक पहले बतौर संपादक रह चुके हों और हर जगह वो टीवी चैनल दिखता हो, उसको स्टैब्लिश करने के लिए आप अगर न्यूज़ के ज़रिए इस्टेब्लिश कर सकते हो तो ये बड़ी उपलब्धि आपकी होती है। बिल्कुल, जर्नलिस्टिक एक जो थॉट प्रोसेस में, तो मेरे लिए एक बड़ा मौका था। और हमने टीम भी वैसी बनाई थी और मैं लगातार खबरों की तरफ लौट रहा। मतलब आपकी उपयोगिता को देख के टेलीविज़न चैनल में आप रहते हुए बेहतर उनके लिए यूज़ करने वाले एलिमेंट होते, वही आपको यूज़ किया गया। और इसका अंदेशा भी हम लोगों को हो रहा था, मुझे खास तौर पर हो रहा था। और इस तरफ इशारा कुमार हमको बार बार करते थे, कुमार विश्वास आपको करते थे। जब हम लोग शाम में, अक्सर होता क्या था कि 4 कम मिलते थे, 3 ज़्यादा मिलते थे, और हम कुमार तो रोज़ मिलते थे लगभग। अच्छा। हाँ, मतलब
हम शाम में जैसे ऑफिस से रात को 10-11 बजे भी लौट रहे हैं तो 5 मिनट एक चाय पीते हुए कुमार के घर से अपने घर चले गए, ठीक। या सुबह वो वॉक करने के लिए निकले हैं तो चाय पीते हुए लौट गए। ठीक। तो ये मुलाकात होती थी। तो अच्छा, वो भी फुल टाइमर पॉलिटिशियन तो थे नहीं, वो तो स्टेज का कवि, तो वो पूरा एक दौर था। तो कुमार ने हमारे को कई बार कहा कि, और कुमार ने ये बात भी मुझे कही जब मैंने ये फैसला लिया कि मैं छोड़ के आंदोलन में आऊँगा, तो कुमार ने कहा कि सोच लीजिए भाई, मैं तो स्टेज पे कविता कर लेता हूँ, आप क्या करेंगे, परिवार कैसे चलेगा। और बड़ा फैसला था, ये आसान फैसला नहीं होता है कि आप अचानक से एक जमी जमाई चीज़ों को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। परिस्थितियां चाहे वहाँ कुछ भी बन जाएं, एक चैनल के संपादक के तौर पर 50 ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि किसी भी दिन आप मैनेजमेंट कहता है कि नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाती है, लेकिन ऐसी भी 50 परिस्थितियां होती हैं कि मैनेजमेंट चाहकर भी आपसे किनारा नहीं कर पाता है। बिल्कुल, बहुत सारी, बिल्कुल। और वो दौर ऐसा था कि बहुत आसान नहीं था। तो मुझे अरविंद ने कभी नहीं कहा कि आप छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसको लगता था कि भाई ये जहाँ बैठे हैं वहाँ से मेरा इस्तेमाल मतलब मेरे लिए ठीक है। और तब ये दौर आ चुका था जब मैंने चैनल छोड़ने का फैसला किया ना मेहर, तब तक ये परिस्थिति बन गई थी कि अरविंद को हर टीवी चैनल पर बहुत अच्छी तवज्जो मिलने लगी थी, जो स्टार बन चुके थे। क्योंकि जो 13 दिनों का आंदोलन था वो आंदोलन उसको एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर चुका था। बिल्कुल। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और तब तक सारे टीवी चैनल, मतलब आप सोचिए ना कि अचानक से सारे टीवी चैनल न्यूज़ की तरफ लौट गए। और मैं आज भी कहता हूँ कि न्यूज़ की तरफ लौटने का टीवी चैनलों का फैसला अरविंद के लिए नहीं था, चैनलों के अपने लिए, देश के लिए भी नहीं था, चैनलों के अपने हित के लिए था कि वो खबरों की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि अन्ना भी टीआरपी दे रहे थे। जो टीआरपी करीना कपूर दे रही थी, करीना का नाम आपने लिया, इसमें एक जगह जिक्र है कि आपने जब सोचा न्यूज़ में फैसला किया कि चलो कल से एक काम करो, तुम हम लोग अपन ये अन्ना आंदोलन वाली खबर जो है, ये रामलीला मैदान की खबर को उठाएंगे, इसको तवज्जो देंगे, ये हमारी प्रायोरिटी की खबर होगी। तब तक देश उतना जानता भी नहीं था। तो कुछ एक न्यूज़ के आपके साथियों ने कहा कि सठिया गया है, ये तो करीना के कैसे निशान वाला आदमी। वो क्या करीना के कैसे, कहाँ पे कौन सा निशान आपने करीना कपूर का देख लिया था? देखिए मैंने नहीं देखा था। वो नहीं तो चलाया होगा तभी। हाँ, तो लोग कह रहे थे। वो क्या है, मैं दूसरे चैनल में हुआ करता था उस वक्त, मैं इंडिया टीवी में था। और उस वक्त ये दौर शुरू हो चुका था कि सांप बिच्छू और इस तरीके की गॉसिप, मतलब ट्रिविया शुरू हो चुका था, और पेज 3 की खबरों को ही अहमियत मिल रही थी। उस वक्त एक इंडिया टुडे ग्रुप का एक बहुत अच्छा अखबार आता था, मेल टुडे, अच्छी खबरें भी होती थी, और साथ साथ वो मिक्सचर भी था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे सन अखबार है ना, उस तरीके से वो बिल्कुल था, वो उस तरीके का। शायद बंद हो गया वो बाद में जी। तो वो क्या करते थे कि 2-2:30 बजे रात को वो खबर अपलोड कर देते थे, पूरा पीडीएफ उनका अपलोड हो जाता था। और मेरी आदत होती थी कि 4 बजे के आसपास सुबह मैं सारे अखबार पढ़ लेता था, ऑनलाइन जितने मिलते थे और जो अखबार आ जाते थे, और फिर मैं इंस्ट्रक्ट कर देता था चैनल में सुबह की शिफ्ट में, अगर मैं रात में हूँ दफ्तर में तो, अगर नहीं भी हूँ तो मेरी आदत थी कि सुबह 5 बजे दफ्तर को फ़ोन करके बता देना कि भाई ये खबर ले लो, इतनी देर की ये खबर बना लो। ऑफिस में हूँ तो मैंने लिख दिया 4 पैकेज, लिखना तो सबसे आसान काम था। तो एक तस्वीर छपी थी, और वो तस्वीर में एक करीना कपूर की एक निशान, तस्वीर में चूंकि स्लीवलेस पहनी हुई थी तो एक निशान दिख रहा था। अच्छा। और वो पहले लगा कि वो प्रिंटिंग का निशान हो सकता है, फिर लगा अच्छा खबर कुछ और थी, प्रिंटिंग का निशान हो सकता है, फिर लगा कि ये कुछ और निशान तो नहीं है, लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए हैं, क्या हुआ। अच्छा, उस समय अफेयर्स चल रहे थे उसके, क्लियर नहीं था सैफ के साथ के अफेयर चल रहे थे, मतलब ये गॉसिप चल रहा था। ठीक है। सुबह रात का तब 4-5 बजे मैंने पढ़ा, और मैंने टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई एक करीना के कैसे निशान, हाँ करीना ये कैसे निशान, ये करके एक 5-7 मिनट का प्रोग्राम बना दो। लिखने वाले लिखाड़, उन्होंने 15 मिनट के प्रोग्राम बना दिए। अच्छा, ठीक है, 15 मिनट के प्रोग्राम बना दिए। हालांकि उस प्रोग्राम के बाद
डांट पड़ी या नहीं बहुत पड़ी? डांट पड़ी। अच्छा। प्रोग्राम अभी चल ही रहा था कि रजत जी का फ़ोन आ गया कि भाई क्या कर रहे हैं आप। हालांकि बाद में हमने उनको बोला कि सर टीआरपी तक वेट करते हैं। अच्छा। खैर उनका भरोसा होता था और टीम पे वो बहुत भरोसा करने वाले मालिक संपादक तो रहे। करीना के निशान से आप अन्ना की तरफ लौट रहे हैं। हाँ, तो वो निशान चला और बहुत टीआरपी मिली उसको। हाँ, और वो खबर इस्टेब्लिश इसलिए हो गई मिहिर, मैं उसका अब जिक्र करता हूँ हाँ, कि एक तरफ तो वो खबर चल गई, फिर क्या हुआ, आज तक के दफ्तर में, चूंकि आज तक ग्रुप का अखबार था वो, बिल्कुल। आज तक के दफ्तर में हुआ कि भाई अखबार तुम छापते हो, खबर वो ले जाता। खबर वो ले जाता है सुबह सुबह। तो बाद में उन लोगों ने फिर वो अपलोड करना बंद कर दिया। अच्छा। फिर वो 8 बजे के बाद अपलोड करते थे। खैर उस बीच में ये घटना ये घटी कि कुछ जो फिल्मी पत्रकार होते हैं उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर जो पेपराजीज होते हैं ना, करीना को पकड़ लिया अच्छा। और पकड़ करके उससे पूछा कि आपके बारे में कुछ ये चल रहा है। अब करीना को पता नहीं क्या सूझा, उसने कह लिया दैट वाज मॉस्किटो। अच्छा। ठीक है, दैट वाज मॉस्किटो, इतना ही स्टेटमेंट उसका आया। अब वो खबर स्टैब्लिश हो गई, अच्छा, मुहर लगी। मुहर लग गई। अब टीम ने उस पर क्या किया, फिर बना मच्छर दिया। के पीछे लग गए। हाँ, बोला कि वो सैफ नहीं मच्छर था। सैफनी मच्छर था। हाँ, तो ये जो बातें हुई, तो ये दौर था। टीआरपी दे रहा था, लोगों की तनख्वाह आ रही थी। मैं कहता हूँ कि वो टीआरपी नहीं मिलती, चैनल बंद हो जाते तो लोगों की सैलरी नहीं आती। ये बहुत दुविधा का दौर है। कई मतलब बार भाई न्यूज रूम का बहुत हिस्सा, मतलब 2.5 दशक के करीब हो गए। कई बार आप वो खबरें चलाते हैं जो कि अगर आपसे एक पत्रकार के तौर पर पूछा जाए कि चलाओगे तो कहेंगे कि नहीं, छोड़ दो। लेकिन जब आप एक संपादक की भूमिका में होते हैं तो संपादक की भूमिका सिर्फ खबरें चलाना नहीं होता है, उसके साथ अपनी टीम जो होती है 100, 150, 200 लोगों की, उसके परिवार की भी चिंता उसे होती है, बिल्कुल। संस्थान की भी चिंता होती है, मालिक मैनेजमेंट की भी चिंता होती है। और सारी चीज़ों को जब वो देखता है तो कई बार वो अपना चॉइस पीछे रख देता है और सबके हित में वो चला देता है वो चीज़ जो कि कई बार आलोचना का शिकार होता है। और देखिए मेरा इसमें ये कहना है कि पत्रकारिता में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल, समाज के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हो, और आपकी किसी खबर से किसी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं हो रही, बिल्कुल। हाँ, तो जस्टिफाइड है, चल मतलब जाएगा, हाँ, चल जाएगा। तो वो खबर, अब मैं भी चाहता था कि भाई मैं पत्रकार हूँ मेहर, मैं डेलिबरेट जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक्सीडेंटल नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं सोच समझ के पत्रकारिता में आया। मैं बैंकर था, तो मैं सोच समझ के पत्रकारिता में आया कि मुझे पत्रकारिता करनी है। तो ये बड़ा फैसला होता है कि जब आप एक प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में ऑप्ट करके आ रहे हैं, मजबूरी में नहीं आते। और ये और जिसका कोई स्कोप नहीं है, पता नहीं है कि क्या होगा भविष्य में, तो उस परिस्थिति में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल नहीं हूँ, मैं डेलिबरेट जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं ये करने तो नहीं आया था, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब चीज़ें करनी पड़ रही थी, क्योंकि आप बतौर संपादक बैठे हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ें चलानी पड़ेगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है कि आप खबरों की तरफ लौट सकते हैं। अन्ना आपको जो है, और आंदोलन जो है, आंदोलन हमको ये खबरें हमको एस्टैब्लिश कर सकता है। और उसके ठीक पहले, चूंकि ये दौर गुजर रहा था ना, तो मैं नीरा राडिया टेप से मैं एक हलचल पैदा कर चुका था। भाई उस टेप के तो नोटिस में आ गए थे। नोटिस में आ गया था मैं। उस टेप के ऑडियो बाद में इंडिया टुडे, आउटलुक, इन सब के जो रिपोर्टर्स थे वो मेरे दफ्तर आकर के मेरे से लेके गए, जिन लोगों ने बाद में छापा उसको, क्योंकि मेरे किसी अधिकारी मित्र के ज़रिए मुझे वो रिकॉर्डिंग मिली थी सारी, और उस व्यक्ति ने इसी शर्त पे दी थी, चलाओगे। 32 GB का था वो ऑडियो, 32 GB का ऑडियो। सोचो ऑडियो फाइल, आप सोचिए कितनी हल्की होती है। 32 GB के पेन ड्राइव में, उस समय 32 GB के पेन ड्राइव बहुत कम आते थे, वो 32 GB का पूरा ऑडियो फाइल पैक्ड था। उसमें नीरा राडिया की पूरी कन्वर्सेशन अलग अलग लोगों के साथ। और हम रोज एडिट करके रोज शाम में प्राइम टाइम में बैठ जाते थे, रोज नए लोगों के साथ। आपको तो खजाना मिल गया था, रोज उठाओ एक रोज उठाओ। अब और कोई चैनल नहीं उठा रहा था। 8-10 दिन के बाद तो चैनल के मैनेजमेंट को लगा, मालिकान को लगा कि भाई मैं अपना कोई नया एजेंडा चला रहा हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपके टीवी चैनल के संपादकों मालिकों से एजेंडा तो नहीं, कोई तो चला नहीं रहा, आप क्यों चला रहे हैं? इन सारे पत्रकारों के खिलाफ आप चला रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं।
बड़े बड़े पत्रकार जो बाद में जिन पे आरोप थे चैनलों पर फोन इन में या लाइव में आए, उन लोगों ने मतलब गाली नहीं दी, मेरे बारे में सब कुछ कहा कि भाई आप कुछ भी चला दीजिएगा क्या। भाई अब सब डोमेन में, पब्लिक डोमेन में है, तो उस पर बार बार उस पर क्या बात की जाए। लेकिन हाँ, 12वें दिन के बाद प्रसून वाजपेयी ने अपने शो में, जी में एक शो करते थे वो, संपादक शायद सतीश जी थे उस वक्त, या वही थे, मुझे ठीक से याद नहीं, सतीश जी थे शायद संपादक। उन्होंने उठाई उस खबर को। अच्छा, तो जब वो 12वें दिन उठा ली तो आप पे वैलिडिटी हो, तो मैं फिर मैंने एक हफ्ता और रगड़ दिया। फिर हम बोले चलो एक बड़ा चैनल उठा लिया, सपोर्ट कर दिया इसने। फिर तो खैर सारी दुनिया जानती है कहानी। तो हम लोग खबर की तरफ लौट रहे थे, और ये एक बड़ा कारण था कि मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी चैनल अपने लिए कर रहा था, क्योंकि उनको टीआरपी मिल रही थी। टीआरपी नहीं मिल तो नहीं चलाते ना। अगर उनको अन्ना टीआरपी नहीं देते तो नहीं चलाते वो। 4-5 दिन के बाद बंद हो जाता 4-5 घंटे में बंद हो जाता है। 4-5 दिन तो बड़ी बात है भाई। जंतर मंतर के आंदोलन पे कहाँ उतनी भीड़ थी पहले दिन, दूसरे दिन। वो तो धीरे धीरे टीवी चैनल वाले वहाँ पहुँच के शो करने लगे, फिर तमाशा बन गया। यहाँ आते आते तो फिर पूरा मजमा ही खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर तो पूरी टीम, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, कुमार विश्वास सुबह से शाम तक। एक बड़ा दिलचस्प है आपकी किताब, आपको जो कोई भी आपको पढ़ेगा, बहुत तेज़ी में एक आंदोलन होता है, एक नायक उभर के आता है, और जो असली आदमी है वो शैडो में चला जाता है। एक नया नायक देश के सामने प्रकट हो गया, फिर वो सत्ता की सीढ़ी भी चढ़ लेता है। और जब वो पीक पे 2015 में पहली बार प्रचंड बहुमत 67 सीटें केजरीवाल जी को मिली, और 17 में आप ये किताब लिखते और फॉल्स गॉड करार देते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो आदमी अपने एकदम पीक की तरफ हो, ये पीक पे हो, उसे आप कहें कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स गॉड है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? इसलिए कि आपको उन्होंने अपने पास जगह नहीं दी इसलिए, या आपके पास चीज़ें कुछ ऐसी थी जो कि आपको इस बात के लिए कन्विक्शन के साथ मतलब मजबूती दे रही थी कि नहीं यार ये सब कुछ फ्रॉड है? देखिए, किताब 2017 में आई, लेकिन मैंने ये बात तो 2013 में ही कह दी थी, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव पार्टी बन गई थी, चुनाव मैदान में जा रहे थे, और उस वक्त तो कोई नहीं जानता था कि भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। उस वक्त इस देश के जितने सर्वे हो रहे थे, जितनी एजेंसियां थी, भाई शीला दीक्षित ने तो टेलीविज़न पे ये कह दिया कि कौन अरविंद। जब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या समझती हैं, आप कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा कौन अरविंद। तो उन्होंने इस तरीके से इग्नोर किया। कोई पार्टी गंभीरता से ले रही होगी तो अंदर अंदर, बाहर से कुछ नहीं। कोई एजेंसी इनको 2-4-5 सीट से ज़्यादा सीटें नहीं दे रही थी, यही कहानी थी। लेकिन पार्टी बन गई थी, दौर बदल चुका था, मैं अपनी नौकरी छोड़ करके बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा था रोज़ की दिनचर्या में कि ये सही लोग नहीं हैं। ये सही लोग नहीं हैं जब आप कह रहे हैं, तो आपका इशारा सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ है या उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे? मनीष भी शामिल हैं, लेकिन मनीष, देखिए मनीष क्या है ना, मनीष एक तरीके से पपेट थे। मनीष सिसोदिया को आप पपेट समझते हैं? हाँ, ठीक। मनीष जो अरविंद, मतलब अरविंद से अलग उस वक्त मनीष बिल्कुल नहीं थे। अब की कहानी अलग है। अच्छा। वो दूसरी किताब लिखी जाएगी तो उसमें अब तो रामलीला मैदान पार्ट 2 आप लाने वाले हैं क्या? लिखनी चाहिए, मतलब हाँ, आनी चाहिए। अगर पब्लिक ने पसंद किया तो आएगी ही। तो मनीष उस वक्त बिल्कुल देखिए, मनीष बहुत दिनों से जुड़े हुए थे ना, एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, और एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का एक पत्रकार जो एक एनजीओ की तरफ चला गया और बहुत गलत काम नहीं करता हो, बहुत सामान्य जीवन जी रहा हो, 2 कमरे के घर में रहता हो, एक छोटे से मतलब ठीक ठाक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता हो, पत्नी उनकी खर्चीली नहीं हो, मतलब बहुत सब सामान्य जो हम मध्यम वर्गीय परिवार होता है उस तरीके का परिवार है। और उस परिवार में जो परिस्थितियां हैं उसमें धीरे धीरे हमको ये लगा कि नहीं, इन सब के मोटिव ठीक नहीं है, मोटिव कुछ और है। और आंदोलन जब
अन्ना का चला 13 दिन का, उस वक्त उनकी जो टीम बन रही थी ना, वो टीम मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि मैं इनके साथ लंबे समय तक चलूं। हालांकि मैं परिस्थितियां बनी, मैं क्विट करके आ गया था, लेकिन मैं दुविधा में था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं टीवी चैनल ही करूंगा, और टीवी चैनल करूंगा तो उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं न्यूज़ नहीं करूंगा। तो फिर मैं अपनी दिशा एक अलग अपनी लेनी शुरू कर दी थी मैंने। मुझे ये लगने लगा था, चूंकि जो टीम बन रही थी ना, अब देखिए उस टीम में क्या है, प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव हैं, आनंद कुमार हैं, झा साहब भी थे, झा साहब भी हैं, अजीत झा, कुमार विश्वास भी हैं, मनीष भी हैं। अगर आप सबकी पृष्ठभूमि देखें तो किसी का किसी से मैच नहीं है, अलग अलग, बिल्कुल किसी से किसी का मैच नहीं है, सबकी विचारधारा अलग है। और अगर राजनीतिक पार्टियां सबको ज्वाइन करनी हो, मैं फिर कह रहा हूं, इन सारे लोगों को अगर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करनी हो तो ये सब लोग अलग अलग ज्वाइन करें। ये सब लोग एक पार्टी में नहीं आ सकते। आप सब एक जगह आ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सत्ता का लालच एक ऐसा लालच होता है कि जिसमें अच्छे अच्छों की पोल खुल जाती है, और ये इस देश में तथाकथित बुद्धिजीवियों की पोल खुली, और इसके लिए तो मैं अरविंद को साधुवाद देता हूं कि भाई आपने ये पोल खोल दी। उसमें कुछ पत्रकार मित्र भी, हमारे बहुत अच्छे संपादक लोग भी उसमें शामिल हो गए, और उसका अब ये सब जो गठबंधन जो बन रहा था ना, मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था। अच्छा। कि भाई ये किसी की विचारधारा कुछ और है, और कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई इस देश को सेकुलर बने रहने देना चाहता है, कोई इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है, और सब एक मंच पे आ रहे हैं। मैं अगर स्पष्ट तौर पे कहूँ तो ये कैसे होगा? मतलब भानुमति का कुनबा आप जोड़ रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होने लगा था, और क्रिटिकल होने लगा था तो फिर मैं अरविंद की गतिविधियों को भी वॉच करने लगा था। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था कि चूंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था, तो आए दिन मनीष अलग अलग इवेंट्स पे ना, कभी मेरी गाड़ी से, कभी हम मनीष की गाड़ी, सुबह सुबह हम लोग निकल जाते थे। तो मैं थोड़ा और क्लोजली वॉच कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये सही दिशा में नहीं जा रहे। तो बतौर पत्रकार मैं कभी टोक देता था, मैं बोल देता था। मैंने मनीष को भी कई बार टोका कि ये ठीक नहीं हो रहा है। कुमार विश्वास को भी कहा। कुमार विश्वास मेरी बातों को तवज्जो देते थे, और मेरी बातों को गंभीरता से कुमार ने हमेशा सुना। वो चूँकि मेरा रोज़ का तारुफ अरविंद से नहीं हो पाता था, तो भाई उन्होंने अपनी बात कह दी टाइप अलग तरीके से। लेकिन हमें ये लगने लगा था कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। फिर वो दौर आया, पार्टी बन गई। पार्टी बनने के बाद जिस तरीके की टीम ये बना रहे थे, अब टीम बन रही थी, अब ये विधायक के लिए उम्मीदवार चुन रहे थे। अब जो उम्मीदवार चुने जा रहे, तो लोग, अंदर के लोग या बहुत सारे जो करीबी लोग थे ना मेहर, वो जानते थे कि मैं भी इनसे जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं एक टीवी चैनल शुरू कर रहा था, उसके दफ्तर में दिन रात में लगा रहता था। कुमार भी उसका एक भविष्य में एक हिस्सा होने वाले थे कि अलग चीज़ें चलेंगी। भाई बुद्धिजीवी बैठेगा कहीं लिखने पढ़ने वाला तो कुछ काम करेगा। तो अक्सर मेरे दफ्तर में, चूँकि 3 फ्लोर का दफ्तर था वो, तो वो हमारे कंपनी के दफ्तर में किसी न किसी फ्लोर पे उन लोगों की मीटिंग हो जाया करती थी। मैंने कहा ठीक है भाई, यहीं पर कर लिया करो। कुछ ऐसे लोगों से मिलना है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिनेमा के लोग थे या टेलीविज़न के लोग थे, जो आंदोलन से जुड़ रहे थे और पार्टी में आना चाहते थे। उन सब लोगों की मीटिंग वहीं हुआ करती थी। अच्छा, एक ठिया था। तो ठिये पे बैठ गए। अब वहाँ पे जब ठिया बन गया तो कोई एक व्यक्ति मेरे पास आता है, पत्रकार, 2-3 पत्रकारों के साथ, और फिर एक लंबी सूची मुझे पकड़ाता है। अच्छा। और कहता है कि ये खराब लोग हैं। अच्छा। जो अरविंद इन लोगों को टिकट देने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा लिस्ट दे दो।
मैं उसको दे दूंगा। हमने वही किया, मनीष को दफ्तर बुला करके, कुमार विश्वास और मनीष को अपने दफ्तर बुला करके हमने कहा कि भाई ये खराब लोग हैं आपके पास, आपकी कोर टीम में, आपके टिकटार्थी, आपके भावी उम्मीदवार, ये खराब लोग हैं, इनसे पार्टी। तब तक आप पार्टी से तो कभी संबद्ध रहे नहीं, नहीं, ऑफिस आधिकारिक तौर पे कोई कुछ नहीं, कुछ एक नहीं, हितैषी के तौर पे, हितैषी के तौर पे मैंने कहा ये खराब लोग हैं, इनसे दूरी बना लो। अब मान लीजिए हम और मेरा आप बात कर रहे हैं, मैं आपको कोई एक सलाह दे रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है सलाह मानना या नहीं मानना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये कहें कि इसका प्रूफ दो। ये किसने कहा? मनीष सिसोदिया ने आपसे हाँ, कहा कि प्रूफ दो। हाँ, ठीक, कि भाई मित्र हो इसका मतलब कुछ भी बोल दोगे, प्रूफ होना चाहिए। मैंने कहा देखो प्रूफ भारी पड़ जाएगा। अरे क्या भारी पड़ता है, प्रूफ दीजिए। आपने स्टिंग ऑपरेशन करके प्रूफ दे दिया। भाई मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हूँ। आपका तो स्टिंग जो है उसमें जो कुछ भी आपने दिखाया वो कालांतर में लगभग सारी बातें सही बातें साबित हुई ना। भाई मेरे उस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मैं स्टिंग में मैंने ये थोड़ी कहा कि आप सब लोग नैतिक रूप से क्या गिरे हो, नहीं। मेरा कहना था कि जिस शुचिता की बात करते हुए आप राजनीति में आए हो वो नहीं है, वो शुचिता आप में नहीं है, वो शुचिता आप में तो नहीं फिर तो है। आपके संबंध खराब हो गए होंगे। खराब हो गए उसी दिन सबसे खराब होने तो आज तक है या सुधर आज तक खराब है। कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं है, मलाल बिल्कुल नहीं है। देखिए मलाल इसलिए नहीं है, हाँ। मैं मलाल के बारे में एक बात कहूँ, मैं आपको भी सलाह दे रहा हूँ। हाँ, बताइए सर। हमारे अपने फैसले हैं, जीवन में जो फैसला आप ले लीजिए, जो आपने ले लिया उस पर कभी मलाल मत करिए। जो किया वो अच्छे के लिए किया, जो किया वो अच्छे के लिए। उस समय आपकी जो समझ थी आपने किया। अगर आपको लगे भी जीवन में कि वो फैसला आपका गलत हो गया तो भविष्य में रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए, बात खत्म। किए फैसले पे मलाल वो करता है जो कदम पीछे लेके जाता है। मैं कदम पीछे लेके जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। चलिए ये पीछे की बात, अब ताज़ा बात करते हैं। अब तो केजरीवाल देखिए हार गए 10 साल की सत्ता के बाद, नतीजा हम सबके सामने है। जो पुराने साथी थे लगभग उसमें से मैक्सिमम लोग छूट चुके हैं, गिनती के 2-4 लोग उनके साथ हैं, और पार्टी पे तमाम आरोप है। मतलब शराब घोटाले से लेके उनके घर को लेकर शीश महल नाम दिया गया करोड़ों के, कि आम से वो कितना खास हो गया वो महल वहल सब ने देखा। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल, 2025 में ये हुआ है, आने वाले 5 साल बाद 2029-30 तक आम आदमी पार्टी बची रह जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है? आप तो बड़े क्लोजली नज़दीक से आपने देखा है। केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसमें इस देश की जो 2 पुरानी बड़ी पार्टियां हैं उसका रोल बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कौन सी 2 पार्टी? दोनों, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक। देखिए कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक पार्टी आम आदमी पार्टी है। हाँ बिल्कुल, उसी के वोट शेयर ले लेके जा रही। ठीक है, दिल्ली में हाल हमने देख लिया ना। बीजेपी के लिए भी कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक पार्टी आम आदमी पार्टी है। ठीक है। तो अगर ये बातें दोनों पार्टियां ठीक से समझ गई होंगी और समझ जाएंगी, अब बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हाँ, अगर ये पार्टियां समझ गई होंगी, समझ जाएंगी, तो 2030 आते आते खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस फिलहाल खत्म हो जाएगी, आने वाले दिनों में बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। एक चलिए ये तो हुआ पार्टी के लिए। दूसरा बड़ा सवाल, इतने दिनों में बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए जो ओरिजिनल शुरुआती दौर में जिन्होंने पार्टी को बनाने में काम किया। अब जो साथी है और अब जो परिस्थिति है, मुश्किल वाला दौर है उनके लिए। आपको लगता है कि केजरीवाल अपनी पार्टी, अपने लोगों को एकजुट करके रख पाएंगे या बुरा वक्त देख के बहुत सारे लोग उसमें से बाएं दाएं निकल जाएंगे बिल से? देखिए कुछ लोग तो निकल गए ना, जैसे मैंने स्वाति मालीवाल छोड़ के चली गई। अभी है टेक्निकली तो नहीं, जा ही चुकी है वो। भाई क्या होगा, पार्टी व्हीप लगा देगी तो राज्यसभा में वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर अब तो दिल्ली में विधानसभा में सीटें इतनी आ गई बीजेपी की कि अगर राज्यसभा से वो इस्तीफा देगी तो फिर दोबारा चुनाव होगा तो वो जीत के आ जाएगी। ठीक, तो वो उस तरीके के 1-2 लोग और हो सकता है चले जाए। देखिए अब क्या है
कि अब जो करप्शन के साथी हैं अरविंद के, अच्छा वो कहाँ छोड़ के जाएंगे? अच्छा, जो करप्शन के साथी हैं वो बने रहेंगे, वो बने रहेंगे, बाकी निकल लेंगे। बाकी निकल लेंगे। तो जो अब करप्शन के साथी हैं वही बने रहेंगे ना। तो मैं नाम गिनता हुआ बताइए आपके हिसाब से। केजरीवाल के क्लोज साथियों में हाँ, मनीष सिसोदिया, हाँ, संजय सिंह, उसके बाद से आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज है, गोपाल राय है। इसमें से आपको लगता है कि आने वाले 2 साल में, और राघव चड्ढा है, कि इसमें हाँ, से 2 लोग जो तो जाएंगे इसमें से। 2 इसमें से जाएंगे? कौन? नाम मत पूछिए, 2 लोग तो जाएंगे। 2 जाएंगे। हाँ, इस 5 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2, 6 में से 2 जाएंगे, 4 रहेंगे। 4 रहेंगे। तो आपने पहले जो बात की, फिर मैं उसे जोड़ देता हूँ कि जो करप्शन के साथी वो वो रहेंगे, रहेंगे। और जिन्होंने करप्शन नहीं किया, करप्शन नहीं किया या साइड से हैं, तो हाँ, वो कट लेंगे। और वो तैयारी कर रहे हैं वो कटने की। आप देखें, नाम लेना उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कौन से लोग धीरे धीरे कटेंगे वो।